हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। एक्सीलेंस गिल्ड आपको आज प्रेजेंट कर रहा है हिंदी का पार्ट 2 पेपर, जो आप लोगों का मॉडल एक्टिविटी पेपर है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब में टाइप कर एक्सीलेंस गिल्ड और वहाँ पे आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो बिना समय को बिताए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को सॉल्व करना। पेपर हिंदी मॉडल एक्टिविटी टास्क पार्ट 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को जो दिया गया है उसमें है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। इसमें आपको क्वेश्चन और उसका आंसर लिखना है। पहला क्वेश्चन है, पेड़ का दर्द कविता में कवि ने चिंगारी की उपमा किससे दिया है। इसका उत्तर होगा झड़ती हुई पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेड़ को कहाँ का याद दिलाया जा रहा है। उत्तर होगा जंगल का याद दिलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संस्कृति को परिभाषित क्यों नहीं किया जा सकता। उत्तर, संस्कृति एक गुण है जिसे शब्दों के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। वह अनुभूति का तत्व है, अभिव्यक्ति का नहीं। जिस प्रकार फूल की गंध अनुभव की जा सकती है परंतु उसे परिभाषित करना कठिन है, उसी प्रकार संस्कृति हमारे जीवन की सुगंध है जिसे जीवित रखने के लिए क्वेश्चन नंबर घ, संस्कृति है क्या पाठ के रचनाकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर अंग है आपका, गुरु नानक के अनुसार परमात्मा का वास कहाँ है। आंसर है मानव के अंतःकरण में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, पेड़ का दर्द कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। पेड़ का दर्द सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पर अपनी जमीन से कटे व्यक्ति एवं जंगल समाज का प्रतीक है। मैं शैली में लिखी गई कविता में कवि ने पेड़ के माध्यम से अपनी जड़ से कटे व्यक्ति की व्यथा को व्यक्त किया है। पैराग्राफ नंबर 2 में चेंज करके लिखिएगा, पेड़ चूल्हे में जब लकड़ी की तरह जलता है तो उससे कुछ धुआं लपटे कोयले और राख निकलते हैं। इस आधुनिक होते समाज के लिए पेड़ का अपना अस्तित्व नष्ट होता रहता है। उस लकड़ी से निकलती आग से भले ही समाज की जरूरतें पूरी होती हो, लेकिन उसके जलने से समाज की कुछ क्षति भी होती है। उससे पर्यावरण को दूषित करने वाला धुआं भी निकलता है। पेड़ की आत्मा जलकर कोयला और राख में बदल जाती है। पेड़ नहीं चाहता कि उसे अपने जंगल की याद दिलाई जाए। अपनी जंगल की याद आने पर उसे कष्ट होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिएगा, जैसे लिखा गया वैसे ही पेज बाय पेज आप लोग पैराग्राफ चेंज कर करके लिखिएगा। थर्ड पैराग्राफ में लिखिएगा, लकड़ी बनने से पहले पेड़ का जंगल में अपना परिवेश था। वहाँ उसे उसके जीवन की संपूर्णता प्राप्त थी। जंगल के अन्य प्राणियों के साथ उसका सहजीवन था। उसकी डालियों पर चिड़िया चहचहाती थी। उसके तने से लिपटकर धामीन सांप को सुख मिलता था और थका मादा गुलदार उसके ऊपर बैठकर सुस्ताता था। जीव जगत के संतुलन के लिए उनका जीवन रहना जरूरी है। इस प्रकार पेड़ को जंगल को अपने परिवेश में घुल मिलकर जीने का एक अलग ही अंदाज मिलता है। पैराग्राफ नंबर 3, विकास के नाम पर पेड़ को जंगल से काटकर अलग किया गया। एक ओर जंगल सुना होता गया और दूसरी ओर पेड़ को जंगल से काटकर उससे उसकी संपूर्णता छीन ली गई। निष्प्राण लकड़ी बनने की प्रक्रिया में पेड़ को निर्मम एवं कुल्हाड़ी के वार झेलने पड़े। उस पर आरियों की तेज धार चली, उसके व्यक्ति को खंडित कर दिया गया। जंगल के नाम पर अब पेड़ की स्मृति में केवल उन कुल्हाड़ी और आरियों की धार बसी है। इसे मैं जितना छोटा हो सके करने की कोशिश किया हूँ, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हिंदी में जानते हैं कुछ लॉन्ग हो ही जाता है। जड़ विहीन पेड़ जब निष्प्राण लकड़ी बनकर चूल्हे में जलता है तो वह नहीं जानता कि उसका उपयोग किस नियमित किया जाएगा। उसकी आँच की ऊर्जा व्यर्थ जाएगी या उससे किसी का भला होगा, या उसकी आँच की ऊर्जा देखकर किसका चेहरा नाराजगी से तमतमा रहा है और किससे गुस्सा आ रहा है। कौन उसे लुकाठे की तरह अपने हाथ में उठाकर आंदोलन के लिए निकलेगा और कौन पानी डालकर उसकी आँच रूपी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अपनी संजाम से अनभिज्ञ पेड़ लकड़ी बन जाता है, उपरांत अपने अतीत को भूल जाना चाहता है। एंड द लास्ट, लकड़ी में तब्दील पेड़ केवल इतना जानता है कि उसकी आँच से उठती हुई चिंगारियाँ
पत्तियों की तरह है, उनसे वह इस धरती को चुमना चाहता है क्योंकि इस धरती में कभी उसकी जड़ें थी। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, पठित पाठ के आधार पर संस्कृति और प्रकृति, यहाँ पे प्रकृति ना होकर संस्कृति और सभ्यता में भेद स्पष्ट कीजिए होगा। क्वेश्चन आप लोग को गलत दिया गया है, तो इसका उत्तर होगा संस्कृति है क्या के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। वे कहते हैं कि संस्कृति ऐसी चीज है जिसे लक्षणों से जाना जा सकता है किंतु उसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। उन्होंने संस्कृति और सभ्यता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। वे कहते हैं सभ्यता वह चीज है जो हमारे पास है और संस्कृति वह गुण है जो हम में व्याप्त है। प्रत्येक शुभ व्यक्ति सुसंस्कृत ही होता है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि सुंदर पोशाक पहनने वाला व्यक्ति भी तबीयत से नंगा हो सकता है और तबीयत से नंगा होना संस्कृति के विपरीत है। और यह भी नहीं कहा जा सकता कि प्रत्येक सुसंस्कृत आदमी सब सभ्य ही होता है। पैराग्राफ नंबर 2। दिनकर जी ने कहा है कि संस्कृति और सभ्यता की प्रगति अधिकांशतः साथ साथ होती है, लेकिन संस्कृति सभ्यता की अपेक्षा सूक्ष्म चीज है। यह सभ्यता के अंतर्गत उसी तरह व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन और उसको में सुगंध, और सभ्यता की अपेक्षा यह टिकाऊ और अस्थायी भी अधिक है, क्योंकि संस्कृति ऐसी चीज नहीं है जिसकी रचना 10, 20 या 100, 50 वर्षों में की जा सकती है। हम जो भी करते हैं उससे हमारी संस्कृति की झलक होती है। वास्तव में संस्कृति जीवन का एक तरीका है और यह तरीका सदियों से संग्रहित होकर इस समाज में रहता है। दिनकर जी का मानना है कि संस्कृति वह चीज है जो हमारे जीवन को व्यापक बनाए हुए है तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों का अनुभवों का हाथ है। संस्कृति वास्तव में शरीर का नहीं अपितु आत्मा का गुण है, और जबकि सभ्यता की सामग्रियों को हमारा संबंध शरीर के साथ ही छूट जाता है, तभी हमारी संस्कृति का प्रभाव हमारी आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। संस्कृति का स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। जैसे अगर मुसलमान इस देश में नहीं आए होते तो उर्दू भाषा का जन्म नहीं होता और न ही मुगलकालीन चित्रकारी ही यहाँ पैदा हुई होती। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ। हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें दिया गया पठित पाठ के आधार पर आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में लेखक के विचारों को व्यक्त करिए। पठित पाठ के आधार पर आचार्य जगदीश चंद्र बोस के बारे में लेखक के विचारों को हम निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। लेखक के अनुसार वे कहते हैं, जब मैं कोलकाता विश्वविद्यालय के परिवार का सदस्य था तो मुझे जगदीश चंद्र बोस को कई वर्षों तक जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी सहयोग की अंतर्राष्ट्रीय समिति के वे प्रथम भारतीय सदस्य थे। जो भी उनके संपर्क में आता वह न केवल उनकी वैज्ञानिक कल्पना और आविष्कारी दक्षता का कायल हुआ, अपितु उनके स्वाभिमान और देशभक्ति से भी प्रभावित हुआ। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखिएगा, लाइन चेंज करके नीचे से लिखिएगा आप लोग। उनमें विज्ञान, कला, धर्म का संतुलित सामंजस्य था। जिस संस्था की उन्होंने स्थापना की वह उनकी समकालीन दृष्टि का प्रमाण है। वह मात्र प्रयोगशाला ना होकर एक मंदिर थी, कार्य करने की मेज एक विधि थी। इस संस्था को राष्ट्र को समर्पित करते समय उन्होंने जो भाषण दिया था वह उल्लेखनीय है, और उससे हमें अपने अतीत के प्रति भाव विहल रोमांस होने के साथ साथ आगे कुछ करने की प्रेरणा भी मिलती है। यहाँ पैराग्राफ चेंज नहीं कीजिएगा, इसी पैराग्राफ में आप लोग कंटिन्यू लिखिएगा। इस बात में पूर्ण विश्वास रखते हुए कि सभी विघ्न बाधाओं को होते हुए भी अंत में विजय सत्य की होनी है, उन्होंने अपनी उत्साहजनक जांच और शोध को जारी रखा। विद्वानों के संदेहों को दूर किया और भौतिकी एवं शरीर विज्ञान के निकटतम विषयों के प्रेरणा के रूप में अपनी छवि स्थापित की। उनका जीवन और कार्य परिस्थितियों पर चरित्र की विजय सिद्ध हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे पैराग्राफ आप लोग चेंज कर लीजिएगा, आगे लिखिएगा। प्रोफेसर बोस ने उस प्राचीन भारतीय आत्मा का निवास और संचालन है जिसे भारतीय आत्मा विश्व के चेतन के रूप में बिल्कुल निर्लिप्ति हो तत्व मीमांसा और अंत ज्ञान के चरम बिंदु तक पहुंच जाती है। और आज के हमारे अतिथि उसी आत्मा के आधुनिक प्रतिनिधि हैं। वह सूक्ष्म निरीक्षण के लिए असाधारण रूप में विकसित ज्ञान और हर्ष उल्लास भरे वैज्ञानिक प्रयोगों को लेकर हमारे सामने
आए हैं। इसी पैराग्राफ में कंटिन्यू लिखिएगा। ब्रह्मांड की इस पूरी प्रक्रिया में निरंतरता और प्रगति है। अतीत को हम पुनः नहीं ला सकते, पर इसकी नींव पर हम बेहतर भविष्य बना सकते हैं। हमारे प्रयत्नों से हमारा वर्तमान अच्छे भविष्य के रूप में प्रगति करेगा। वैज्ञानिक की जीवंत आत्मा दिव्य रहस्य का प्रतिबिंब है। यह बोस की महत्वाकांक्षी कि हम लोग खोज और शोध कार्य जारी रखें, उसके परिणामों से विश्व को समृद्ध करें और अस्थायी विश्व दूतों के लक्ष्य को प्राप्त करें। मानवता के कल्याण और ईश्वर की गरिमा के लिए हम इस लक्ष्य के लिए काम करें। इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर खत्म हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठेले पर हिमालय रचना में आए खूबसूरत स्थलों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, ठेले पर हिमालय डॉक्टर धर्मवीर भारती का एक बहुचर्चित यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक ने हिमालय दर्शन का बड़ी ही चित्रात्मक शैली में वर्णन किया है। इस कहानी में लेखक ने नैनीताल से कौसानी की यात्रा का वर्णन किया है। एक्चुअली यह खूबसूरती पे लिखा गया कविता है, जिसे डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है अपने दोस्त से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होकर, जो उनके दोस्त घूमने के लिए गए होते हैं। उनके दोस्त का नाम है शुक्ल जी। शुक्ल जो लेखक के मित्र हैं, एक अजनबी के साथ कोशी आते हैं और यहाँ से बस द्वारा कौसानी की यात्रा आरंभ हुई। 24 मील की बस यात्रा में घने जंगल, पर्वत प्रदेश, छोटे छोटे खेत, खेतों में बिछी हरियाली की कालीन, छोटी छोटी नदियाँ, नदियों के बहाव के स्वर मन को मोह लेते हैं। यात्रा का सारा सतवर्ष की तरह पिघल जाता है। इस यात्रा के दौरान दो सुसज्जित प्रकृति की गोद में खिलती सी लगने वाली घाटियां मिलती हैं, और वो घाटियां हैं सोमेश्वर घाटी और कतियूर की घाटी। पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा, कतियूर की घाटी कौसानी की पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य लगभग 50 मील की चौड़ाई में फैली हुई है। घाटी की छटा बड़ी ही निराली है। रंग बिरंगे फूल, हरियाली आसमां से अटखेलियां करने वाले बादल, बादलों की खिड़की से झांकते हिमालय में हिमशिखरों का वर्णन करने में शब्द छोटे पड़ जा रहे हैं। प्रकृति के सौंदर्य का पान करते हुए लेखक और उनके साथी कौसानी के डाक बंगले पर पहुंचते हैं। वहां बैठे बैठे यह प्रकृति का नज़ारा देखते हैं। दूसरे दिन 12 मील का चक्कर लगाकर यह दल बैजनाथ पहुंचता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और इसमें दिया गया आपको पैराग्राफ लिखने के लिए 2 पैराग्राफ है, जिसमें से मैं वृक्षारोपण के महत्व पर पैराग्राफ आपको लिख रहा हूँ। वृक्षारोपण से अभिप्राय है प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए वृक्ष लगाकर उन्हें उगाना। मनुष्य के जीवन को सुखी, समृद्ध एवं संतुलित बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण का विशेष महत्व है। मनुष्य को आदिकाल से प्रकृति द्वारा जो कुछ मिलता रहा है, उसे निरंतर प्राप्त करते रहने के लिए वृक्षारोपण को अत्यंत आवश्यकता है। देखिए, इस पैराग्राफ के बारे में बोलना चाहूँगा कि आप लोग और भी इसमें कुछ जो आप बेहतर समझे कुछ जोड़कर और भी पॉइंट के हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने इसे जितना छोटा हो सके करने की कोशिश की है। पैराग्राफ नंबर 2 और पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, वृक्षारोपण का महत्व। आदि युग में मनुष्य वनों में वृक्षों पर या उनसे ढकी कंधों में ही रहा करता था। वह वृक्षों से प्राप्त फल फूल आदि खाकर या पेड़ों की डालियों को हथियार के रूप में प्रयोग करके पशुओं को मारकर अपने उदर पूर्ति करता था। वृक्षों की छाल को वस्त्र के रूप में प्रयोग करता था। इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य इन वृक्षों को देवताओं की तरह पूजा करता था। आज भी हमारे देश में पीपल, बड़, केला आदि, तुलसी आदि के पेड़ पौधों की पूजा अर्चना की जाती है। पैराग्राफ नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 लिखिएगा। औद्योगिक तथा शहरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण आज ग्रामीण क्षेत्र के पास के इलाके शहरों में विलीन होते जा रहे हैं। इन इलाकों में लहराते हुए खेत तथा हरे भरे पेड़ पौधों की सफाई हो रही है। यहाँ के वनों का स्थान शानदार बस्तियों और बड़े बड़े उद्योगों ने ले लिया है। वृक्षों को निर्मयता के से काटा जा रहा है। जिन वृक्षों की शीतल तथा सुखद छाया में थका हुआ राही विश्राम कर लेता था, वहाँ अब फैक्ट्रियाँ, उद्योग संस्थान हैं तथा आवास गृह हैं। वृक्षों की कमी के कारण नगरवासियों को ऑक्सीजन कम मिलने लगी है। नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 4, वन महोत्सव की योजना। वृक्षों की कमी होना तथा उनके दूषित प्रभाव के कारण भारत सरकार ने सन 1950 ईस्वी में वन महोत्सव की योजना का कार्यक्रम प्रारंभ किया था। जगह जगह
वृक्ष लगाने का काम बहुत तीव्र गति से प्रारंभ किया गया, परंतु 1950 के वन महोत्सव की योजना में धीरे धीरे शिथिलता आने लगी। पॉइंट नंबर 5 लिखिएगा आप लोग। वृक्षारोपण के महत्व को देखते हुए अब देश भर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम विशाल एवं व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। सरकार की ओर से यह काम स्थानीय निकायों को सौंप दिया गया है। उस समय से लेकर वृक्षारोपण का यह कार्य सभी विद्यालयों में लगभग प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में होने लगा है। इसके साथ ही 12 नवंबर 1976 को केंद्र सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को एक निर्देश भेजा था कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी भी राज्य में जंगलों की सफाई व कटाई नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है इसका उपसंहार। चूंकि वृक्ष हमारे देश की नैतिक, सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि के लिए स्रोत है, इसलिए भारत सरकार वृक्ष तथा वन संपदा की ओर विशेष ध्यान दे रही है। सूखे तथा बाढ़ जैसी भयानक आपदाओं को रोकने के लिए भी भारत सरकार वन संरक्षण के साथ साथ वृक्षारोपण भी करा रहा है। आपके पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि ग्रामर से है, व्याकरण से है। क्वेश्चन आपका, कारक कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम एवं विभक्ति चिन्ह लिखिए। तो कारक हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपदान, अधिकरण, कारक। इन कारकों के जो नाम है और उनके जो विभक्ति चिन्ह है उसे मैं आगे एक फोटो के द्वारा, एक पिक के द्वारा मैंने लगाया है, जिसे आप लोग अपने आंसर स्क्रिप्ट में लिखिएगा। कुछ इस तरीके से है। कारक विभक्ति चिन्ह जैसे लिखा गया आप लोग वैसे लिखिएगा। कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने। इसको हम लोग कुछ ऐसे पढ़ते हैं: कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ, संप्रदान के लिए को, अपदान से, अधिकरण में, पे, पर। अगर इस तरीके से आप पढ़िएगा तो आपको ये याद भी बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको मैं इस तरीके से आपका ये पेपर ख़त्म हुआ। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू मेरे दोस्तों। सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे दोस्तों। आई होप यू ऑल आर वेल। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।